गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को क्लास 12th के बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट का अध्ययन कराएंगे। एक वीडियो सिलेबस का हमने इस पर सेंड कर दिया है, जिसमें यूनिट वाइज सारे चैप्टर दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैटर पर चर्चा करेंगे। इसे हिंदी में पदार्थ कहा जाता है या द्रव्य भी कहते हैं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी पदार्थ हैं, जिसमें भार, आयतन पाए जाते हैं, वो सभी पदार्थ कहलाते हैं। पेन, चेयर, मोबाइल फ़ोन इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे के सारे पदार्थ, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। आगे हम चलते हैं स्टेट ऑफ मैटर पर। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को निर्धारित करेंगे। जैसे कि जल है, वाटर, जल। अभी हमने पढ़ा कि मैटर जिसमें भार हो, आयतन हो, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। कोई भी वस्तु, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी मैटर हैं, पदार्थ हैं। ये पदार्थ जो निर्धारित किया गया है, पदार्थ में छोटे छोटे कण, हम कह सकते हैं कि परमाणु उपस्थित होते हैं एक इकाई के रूप में। यही परमाणु, कई परमाणु जब मिलते हैं तो अणु का निर्धारण करते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं का एक यूनिट परमाणु को कह सकते हैं। तो जल इन्हीं परमाणुक कणों से मिलकर बना होता है। जल एक प्रकार का यौगिक है जिसमें H2O, जिसको H2O से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस H2O को हम फ्रीज कर देते हैं, अर्थात ये परमाणु अगर एक दूसरे से अधिक बल द्वारा बंध जाते हैं तो उनके कण अस्थायी हो जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये सभी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स, इसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दृढ़ हो गए, इकट्ठा हो गए हैं और एक दूसरे से एक ऐसे बल द्वारा जुड़ गए हैं कि वो आसानी से अलग नहीं हो सकते। इस बल को इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। हिंदी में इसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। अब इन अणुओं के चारों ओर
स्पेस, इन अणुओं के चारों ओर स्पेस उपस्थित होता है, जिस स्पेस को इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, हिंदी में अंतरा आणविक स्थान, अंतराणविक स्थान कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होगा या शून्य होगा। जब इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम होगा या शून्य होगा तभी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होगा। इसकी अधिकता के ही कारण जितने भी कण होंगे ये सभी कण एक अपने निश्चित स्थान पर अस्थायी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति जो बनती है वो किसकी बनती है? सॉलिड स्टेट की। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो सॉलिड की अपेक्षा कम होगा। किसकी अपेक्षा? सॉलिड की अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा कम होगा। और अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड की अपेक्षा ये कुछ अधिक होगा। इसी प्रकार अगर हम गैस की बात करें तो गैस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्य। और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो ये सर्वाधिक होगा, अर्थात सबसे अधिक, उच्चतम कह सकते हैं। स्पेस अधिक होगा तो जितने भी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं, इकाई जिसे कहा जा रहा है, ये सारे के सारे यूनिट अलग अलग स्थानों पर दूर दूर भागते रहते हैं। जैसे लिक्विड में हम देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में यही कारण है कि इसके आकार निश्चित होते हैं। इसका जो आकार होता है वो निश्चित तो होता है, लेकिन जिस पात्र में उसे रख दिया जाता है उसी पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का जो आकार होगा वो निश्चित नहीं होगा। इसके बाद हमें पढ़ना था सॉलिड स्टेट। केवल सॉलिड स्टेट का निर्धारण करना है। तो हम सॉलिड स्टेट क्या है, अभी हमने पढ़ा सॉलिड क्या है। सॉलिड का मतलब इसका आयतन, आकार निश्चित होता है, वह सॉलिड अवस्था में अर्थात ठोस अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड स्टेट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अगर हम ज्यामिति के आधार पर देखें ज्यामिति के आधार पर तो इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, क्रिस्टलीय ठोस। नंबर दो, अक्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। ठोस को दो भागों में बांट दिया गया है ज्यामिति के आधार पर। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अगर हम अक्रिस्टलीय की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस में अनिश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। अब यहाँ पर निश्चित ज्यामितीय संरचना और अनिश्चित ज्यामितीय संरचना क्या है। निश्चित ज्यामितीय संरचना, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, दीवार, जो दीवार बनी हुई है वो किससे बनी है, ईंट से बनी है। ये ईंट, इस ईंट को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर लगातार एक निश्चित क्रम में उस ईंट को रखा जाता है, तब जाकर के एक दीवार का निर्धारण हो जाता है। अगर हम इसी ईंट को इधर उधर रखते हैं, एक इधर, एक उधर, एक उधर, एक उधर, इस तरीके से अगर हम रख देते हैं तो उसका क्रम जो होता है वो अनिश्चित हो जाता है। तो अनिश्चित होने की वजह से वह एक किसी संरचना का तो रूप धारण करेगा, लेकिन बहुत अधिक ऊंचाई तक या किसी निश्चित आकार को वो ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें निश्चित आकार ग्रहण करेगा। तो इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन जो दिया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें अनिश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है या निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है। लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपको मिलेगा अणु, परमाणु, आयन। तो अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्धारण करेंगे। जैसे NaCl एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्धारण करता है, यानी Cl के चारों ओर सोडियम आयन या सोडियम के चारों ओर क्लोरीन आयन एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्धारण करता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में अगर हम एग्जाम्पल दें तो जैसे रबर की अनिश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। इसीलिए NaCl को डिवाइड करने पर, जब इसे डिवाइड किया जाता है तो इसका जो पृष्ठ बनता है, पृष्ठ वह चिकना पाया जाता है और एक निश्चित आकृति को ग्रहण करता है। लेकिन अगर इसे डिवाइड करते हैं तो इसका जो पृष्ठ होगा वो अनिश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्धारण करेगा। इसका एक डिफिनीशन हम, क्रिस्टलीय ठोस का एक डिफिनीशन और हम बना सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है। परासी लिखते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, वही क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। जिसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होगी वही क्रिस्टलीय ठोस होगा, और जिसमें दीर्घ परासी व्यवस्था
नहीं बल्कि लघु परासी व्यवस्था होगी वह अक्रिस्टलीय ठोस होगा। ये दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था क्या है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे भी हमने बताया दीवार का एग्जांपल हमने लिया, ईंट जो दीवार से बनी हुई है। अगर हम ईंट को एक निश्चित क्रम में रखते चले जाते हैं तो यह अधिक ऊंचाई तक, इसे हम अधिक ऊंचाई तक बना सकते हैं क्योंकि ये एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में जा रहा है। एक निश्चित संरचना का ये निर्धारण करेगा। अपनी इच्छा के अनुसार हम इसे ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। दीर्घ मतलब अधिक मात्रा में बड़ी संरचना का निर्धारण करेगा। लघु परासी व्यवस्था, अगर हम दीवारी ईंट को एक निश्चित क्रम में नहीं रखेंगे, इधर उधर रखेंगे, तो यह अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा। एक नई संरचना, बड़ी संरचना बहुत अधिक मात्रा में ये नहीं जा पाएगा, बहुत अधिक ऊपर नहीं जा पाएगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लघु परासी व्यवस्था। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कैमरा बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है। अब हम कल अध्ययन करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। धन्यवाद।